हालांकि रात को वो देर से सोई थी, तब भी वो सुबह सुबह उठ गई थी। फिर वो गाउन की डोरियां बांधी कमरे से निकली। अयाज, ओ अयाज के बच्चे, उठ भी जाओ। रमना ने उसका कंबल खींचकर उतार फेंका। उसका मुंह धुरा हुआ था। ओफो, क्या हो गया है? सुबह मुंह अंधेरे कौन सी आफत टूट पड़ी है? भागो, सोने दो मुझे, वो करवट बदल कर बोला। मुझ पर तो वाकई आफत टूटी हुई है। रात को वकार ने मुझे साकिब के पास जाते देख लिया था और अब उसका मूड बेहद खराब है। अभी भी मैं उसके पास गई तो उसने मुंह से एक लफ्ज कहे बगैर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। रमना ने दोबारा उसे झंझोड़ा। तो मैं क्या करूं? वकार तुम्हारा ही लाडला है, अब भुगतो उसे, वो चिढ़कर बोला। भुगतना तो पड़ेगा ही, क्या करूं? दिल को जो भाया है कमबख्त, अच्छा जो लगता है, वो ठंडी सांस लेकर बोली। बाबा, तो फिर मेरा सर क्यों खा रही हो? जाओ जाकर कमबख्त को भुगतो, तौहीन करवाती रहो अपनी। अयाज ने कंबल उठाकर कहा तो रमना मन्नत समाजत पर उतर आई। अयाज, सुनो, मैं साकिब को नाश्ते पर मधु कर आई हूँ। अब अगर इस बात का पता वकार को चला तो वो भड़क उठेगा। तो अयाज, तुम वकार से कहना कि गुड्डू को तुमने बुलवाया है। अयाज ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भाई, अगर तुम वकार से इस कदर डरती हो तो साकिब को मधु भी ना करती। रमना ये सुनकर बिगड़ गई। उसकी जहनी रूह बहक गई। अरे जाओ, डरता कौन है? वो तो मैं बदमजगी से बचने के लिए कह रही थी। खैर, अब मैं खुद निपट लूंगी। वो मुंह फुलाकर निकली तो दरवाजे में से अंदर आते हुए फयाज से टकराई। उसका अटूट अंग वकार भी साथ ही था। अरे अरे रमना, संभल कर चलें, ऐसी भी क्या जल्दी है? फयाज संभल कर बोला। शर्मन टैंक कही का, पूरे दरवाजे में तो ये फंसा हुआ था, टक्कर तो होनी ही थी। वो जेरे लब बड़बड़ाई। फिर जोर से कहा, जल्दी ही तो है, मैं साकिब के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। भला मैं क्यों किसी से डरूं? रमना दलेरी से बोली। आहा साकिब भाई, बड़ा खुश नसीब शख्स है वो। रमना, मुझ पर तो तुमने कभी इतनी मेहरबान वकार और मुझ पर तो तुम कभी इतनी मेहरबान नहीं हुई कि अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाती। वो जलकर बोला। बस किस्मत है अपनी अपनी, वो मुंह बनाकर बोली। खैर, साकिब की खुशबख्ती पर तो किसी को शक नहीं, रश्क आता है हमें, क्यों वकार? प्यास चालाकी से बोला। मकसूद वकार को रमना से मुतनफर करना था। हमें जरूरत भी नहीं इनके हाथ की पकी चीजें खाने की, वकार सुर्ख होकर बोला। हाँ, भला तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो हो ही इंटरनेशनल स्पून। रमना भुनाई हुई निकली और सामने से आते हुए साकिब से टकराने वाली थी कि उसने रमना को कंधों से थाम कर संभाला और उसे मुस्कुराते हुए देखा। अरे अरे अरे, स्लो डाउन रमना, ये तुम 50-60 की रफ्तार से कहाँ भागी चली जा रही हो? वो प्यार से बोला। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, अब तुम अयाज अयाज के पास बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो जाने लगी तो साकिब ने उसे रोक लिया और कहा कि वो नाश्ते की गुंजाइश और ख्वाहिश महसूस नहीं कर रहा तो बेहतर यही है कि जरा बैठकर गपशप करें। वो उसका हाथ थामकर अयाज के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद वकार और फयाज को देखकर बशाशत से हंस दिया। हेलो एवरीबॉडी, वाह, यहाँ तो महफिल जमी है, सब मौजूद हैं। वो अयाज के पास सोफे पर बैठ गया। साकिब, तुम ये स्वेटर पहनकर और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। रमना ने तारीफ की। साकिब ने वही स्वेटर पहना हुआ था जो रात को वो उसके तोहफे में देकर आई थी। अयाज ने भी सर हिलाकर तायद की। वाकई साकिब भाई, ये स्वेटर तो आपके बिल्कुल फिट आया है। क्यों रमना, अब मुझे कब बनाकर दे रही हो? अयाज ने फरमाइश की। तुम्हें भी बना दूंगी, लेकिन जल्दी नहीं बनेगा। बस जब मूड होगा तो थोड़ा थोड़ा बना दिया करूंगी। वो सुस्ती से बोली। साकिब का स्वेटर तो तुमने 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया था और मुझे वेटिंग लिस्ट में लगा रही हो। अयाज ने मुट्ठियों में उसके बाल पकड़ कर खींचे। भाई, साकिब का स्वेटर तो इसलिए जल्दी बुन गया कि मुझे इसकी सालगिरह पर जो देना था। वो हंस दी। तोबा तोबा, एक स्वेटर उस पुअर लड़की ने बनाया है और कितना इतरा रही है। अच्छा बाबा, मेरी सालगिरह तक तो बना दोगी ना? अयाज और रमना की नोक-झोंक साकिब सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ सुन रहा था, लेकिन वकार के चेहरे पर कबीदगी और बदमजगी के साए आया थे। चलो फयाज, वकार बर्दाश्त न कर सका तो तेवरी चढ़ाकर खड़ा हो गया। साकिब ने चौंक कर इन्हें रोकने की बथेरी कोशिश की, लेकिन वकार ने रखाई से इनकार करते हुए जरूरी काम का उज़र किया और फयाज समेत चला गया तो रमना का चेहरा मुरझा सा गया। पता नहीं ये वकार अपने आप को कहाँ का प्रिंस समझने लगा है। तौबा, हर वक्त चेहरे पर जलालो कहर की बारिश होती रहती है, सड़ियल कहीं का। वो बड़बड़ाती हुई साकिब के करीब बैठ गई तो याज ने उसे याद दिलाया कि साकिब यहाँ नाश्ता करने आया है, लेकिन साकिब ने रमना को रोक लिया। भाई, नाश्ता तुम रहने रहने दो, मेरी तबीयत कुछ बोझल ही है, बस तुम यहीं बैठकर बातें करो। वो धीरे से बोला। क्यों गुड्डू, क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? वो घबरा कर उसकी पेशानी, उसके रुखसारों को टटोलने और छूने लगी तो साकिब ने उसका हाथ थाम लिया। मैं रात को लम्हा भर के लिए भी सो नहीं सका। ख्यालात की जरगार ने, जहनी इंतशार ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं बेकल होकर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा। वो उसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। तो क्या सोचते रहे तुम? रमना ने तशवीश भरी नजरों से देखते हुए पूछा।
छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। साकिब ने बात टालते हुए कहा। वो कह भी क्या सकता था, कैसे बताता कि वो रात भर वकार और रमना के मुतालिक सोचता रहा था। उसे वकार किसी तरह भी तो रमना के काबिल नहीं लगा था। वो एक नाकदर शनास शख्स था। क्या रमना उसकी रफाकत में खुश रह सकेगी? मुझसे तो वह सख्त नफरत करता है, खार खाता है। वो तो रमना को मेरे साय से भी बचाने की कोशिश करेगा। क्या कुछ सोच डाला था साकिब ने। तभी राबिया अयाज के कमरे में दाखिल हुई। अयाज, तुम्हें अम्मी ने कितनी बार मना किया है कि जब बारिश हो तो तुम मोटरसाइकिल मत चलाया करो, फिसलने का खतरा होता है। वो वहम में मुब्तला रहती हैं, लेकिन तुम उनकी सुनते ही नहीं। वो भाई को सरजनिश करते हुए बोली। मैं तो मोटरसाइकिल पर कहीं नहीं गया, अयाज ने कहा। ओह राबी, बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, उस पर तो मैं आया हूँ, साकिब ने बताया। गुड्डू, क्या तुम मोटरसाइकिल पर आए हो? चलो दिखाओ मुझे, रमना ने एक्साइटेड होकर कहा। उसे मोटरसाइकिल पर सवारी करने का बेहद शौक था। वो बचपन ही में चलाना सीख चुकी थी। कई बार वो अयाज का मोटरसाइकिल डैडी और मम्मा से नजर बचाकर चला चुकी थी। अरे गुड्डू, ये तो वही है ना? वो बाहर आकर जल्दी से उस पर बैठ गई। हाँ, ये वही कॉलेज वाला मोटरसाइकिल है जो तुम खूब चलाया करती थी। देख लो, इतने साल गुजरने के बावजूद अब तक है, साकिब ने हंसकर कहा। रानी ने पाँव मारकर उसे स्टार्ट किया और खड़े खड़े रेस देने लगी। तेज तेज गुड़गड़ाहट फैल गई। अरे रमना, जरा ध्यान से, इसका क्लच। अभी साकिब बात पूरी नहीं कर सका था कि रमना जरा सी उछली, हाथ से हैंडल निकल गया। वो धड़ाम से नीचे गिर गई। साथ ही टांगों के नीचे से वो भारी भरकम मोटरसाइकिल तेजी से निकलता चला गया और रविश से उतरकर क्यारियां रोंता लॉन में जा घुसा। सामने से फयाज और उसकी वालदा, राहत बेगम और वकार संजीदगी से बातें करते हुए आ रहे थे, आने वाली आफत से बेखबर। अपनी बातों में मगनो मस्त रमना मोटरसाइकिल को उनकी सिम भरते देखकर चीख उठी। वकार, हट जाओ, बच जाओ। वो जोर से बोली तो वह सब मुतवज्जा हो गए। मोटरसाइकिल मस्त शराबी की तरह बेकाबू और दाएं बाएं झूमता झूलता उसके करीब पहुंच चुका था। वकार ने घबरा कर छलांग लगाई और दूसरी तरफ कूद गया। फयाज भी उसके पीछे कूद गया। भारी भरकम राहत बेगम करारा संभाल कर वापस भाग पड़ी, लेकिन मोटरसाइकिल तो जैसे उन्हीं का ताकुब कर रहा था। उसे बिल्कुल सर पर देखकर बचने की कोई राह ना पाकर वो तेजी से तालाब की दीवार पर चढ़ी और पानी में कूद गई। जोरदार धमाका हुआ और कई गैलन पानी बाहर आ गिरा और इधर वो कभी हैकल मशीन तालाब की दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। हाय हाय, मैं मर गई। अरे मार डाला जालिम, खुदा तुम्हें समझे। हाय हाय, उफ मेरे अल्लाह। राहत बेगम ने वावेला करते चहको पहको रोना चलाना शुरू कर दिया और कलंडरी सी रमना अपनी तकलीफ भूलकर राहत बेगम का तमाशा देखकर हंसी से लोटपोट हो रही थी। वो सीन था ही इस कदर मुज़हका खेज कि रमना तो क्या, अयाज भी हंसे बगैर ना रह सका था। उनकी जगह कोई सड़ियल तरीन इंसान भी होता तो कम से कम मुस्कुराने पर इत्तफा जरूर करता, लेकिन रमना नहीं जानती थी कि उसे ये हंसी इस कदर महंगी पड़ेगी। रानी, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब बात बढ़ेगी, बदमज़गी जरूर होगी, क्योंकि वकार भाई निहायत तैश के आलम में हमारी सिमटा रहे हैं। अयाज उसे उठाते हुए बड़बड़ाया तो वो घबरा गई। वाकई वो कहरो गजब के बिफरे तूफान की मानिंद बढ़ता चला आ रहा था। अयाज, इससे पहले के वकार यहाँ पहुंचे, चलो भागकर ताई अम्मा को मक्खन लगाते हैं। वो क्यारियां फलांगती भागी। हाय हाय मेरी प्यारी ताई, अब बच तो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी। वो तालाब की मुंडेर पर चढ़ गई। अरे मैं तो डूब रही हूँ, खुदारो कोई मुझे बाहर निकालो, ताई राहत हाथ बढ़ाते हुए चीखी। वो चपाके मार रही थी। बेफिक्र रहिए ताई अम्मा, डूबने के लिए तो ये पानी बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है कि 3 फीट ऊंचे पानी में आप कैसे डूब सकती हैं। ए फयाज भाई, बाहर निकालिए ना अपनी अम्मी को, यहाँ आप भी चुल्लू भर पानी से खौफजदा हैं। वो बौखलाए हुए फयाज की तरफ मुड़ी। लाइए ताई अम्मा, मुझे हाथ पकड़ाइए, फयाज से पहले साकिब ने आगे बढ़ते हुए कहा तो वो चिढ़ गई। ए लड़के, तुम तो मुझे मत छूना, ये तुम्हारी लाई हुई मुसीबत है। मैंने खुद देखा था, सुबह तुम्हें इस फटफटी पर चढ़कर यहाँ आए थे। तुम तो मुझे जान से मारने लगे थे। ओ खुदाई ख्वार मुर्दार फैसू, तू क्या मुंह फाड़ कर खड़ा है? अब क्या मैं इस गैर छोकरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलूंगी? उन्होंने हुल्लड़ मचाया हुआ था। रमना शुक्र कर रही थी कि उसकी अम्मी और फूफो किसी से मिलने गई हुई थी, वरना तो मैदान का वरना तो मैदान कारजार का नक्शा बन जाता। अब भी बात बढ़ने के खासे रोशन इम्कानात थे। तौबा ताई अम्मा, अभी तो आपको डूबने की फिक्र हो रही थी, साथ ही अपने पराये का फर्क भी महसूस होने लगा। ये पराया छोकरा साकिब आपके बेटों के बराबर है। रमना को उनका इस अंदाज से साकिब से मुखातिब होना एक आंख ना भाया था। हाँ, बेटो जैसा होता तो यूं मेरी जान का दुश्मन होता। वो हाँफती कांपती रमना और फयाज का हाथ पकड़कर बामुश्किल बाहर निकली। हाय रे, मेरे नए कपड़े बर्बाद हो गए। अरे मेरा बटवा पानी में रह गया है, निकालो इसे। वो हसरत से तालाब की तह में झांक कर बोली। रहने दीजिए ताई अम्मा, आज बेचारी मछलियों को भी पान तंबाकू खाने दें। मालूम नहीं कितनी मछलियां आपके बोझ तले दब गई होंगी। अरे आपके गरारे में से मछली गिरी। रानी ने लपक कर 5-6 इंच लंबी मछली जमीन से उठाई जो तड़प फुड़क रही थी। हुई मियाँ, मैं मर गई, ताहिरा चीख उठी। रमना ने हंसते हुए मछली वापस तालाब में फेंक दी। वकार तनतनाता हुआ उनके सर पर आ पहुंचा।
मिस्टर साकिब, मैं आपको बहुत मुहज़्ज़िब आदमी समझता था। मुझे आपसे इस ज़लील, घटिया सड़क छाप लोंडो जैसी हरकत की तवक्का नहीं थी। वकार को यूं गुस्से से आउट देखकर साकिब हैरान रह गया। मैंने क्या किया है वकार भाई? मैं आपकी नाराजगी की वजह नहीं समझा। साकिब ने झुककर मोटरसाइकिल उठाते हुए तहम्मुल से कहा, तुम ये फजूल मजाक करके अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसों को अच्छी तरह समझता हूँ। वो तू आपसे तुम पर उतरते ही तहजीब की तमाम हदें फलांग गया। वकार को तो जैसे मन में दबी जलन खोलन निकालने का बहाना मिल गया था। रमना ने घबरा कर मामला सुलझाने की कोशिश की। वकार, तुम्हें वाकई गलत फहमी हुई है। मोटरसाइकिल मैं चला रही थी, साकिब नहीं। रमना जल्दी से बोली तो साकिब के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, लेकिन वकार तो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। वो समझा रमना साकिब को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तुम बकवास बंद करो। वकार का हाथ घूमा और रमना के रुखसार पर पटाखे की तरह पड़ा। जरा इतनी शदीद थी कि वो लड़खड़ा कर पीछे खड़े अयाज से टकराई और आंखें फाड़े बेयकीनी से उसी शक्ल कलब शख्स को घूरने लगी जिसे वो मोहब्बतों का देवता मानती थी। वकार, उसने तमतमाते रुखसार को सहलाते हुए हैरत में डूब कर पुकारा। अयाज और साकिब के बदन में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए थे। वकार, साकिब उछलकर खड़ा हो गया। तुम्हें रमना पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? डर्टी फूल, वहशी इंसान, वो भपक कर लपका। साकिब, खुदा के लिए साकिब रुक जाओ। रमना दौड़कर उससे लिपट गई, लेकिन साकिब के दिलो दिमाग में तो आग लगी थी। ये थप्पड़ रमना के चेहरे पर नहीं, जैसे किसी ने उसके दिल पर जरब लगाई थी, और वो तड़प उठा था। रमना पर उठने वाले सरखिश हाथों को कलम कर देना चाहता था। अयाज और रमना बेकाबू से साकिब को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वकार को फ्याज ने जकड़ा हुआ था। आय है वकार, तुम्हें शर्म नहीं आती? नाजो पली लड़की पर हाथ उठाया है, और तो और जिस ताई की खातिर वो रमना को जलील कर बैठा था, वो भी उसे दोषी ठहरा रही थी, डांट रही थी, तो वो संभल गया। लेकिन ताई अम्मी, आपको चोट जो लगी है। वकार कमजोर लहजे में सफाई पेश करने लगा। अरे चोट तो मुझे लगी थी, तुम्हें क्या हक था मेरी बच्ची पर हाथ उठाने का? तुम तो बेअकल हो गए हो। फूल से चेहरे पर निशान पड़ गया है। राहत बेगम रमना को सीने से लिपटा कर बोली और वकार को कहर आलूद नजरों से घूरा। छोड़िए मुझे। रमना को उनकी चापलूसी से घिन आने लगी थी। वो साकिब को खींचती हुई वहां से ले गई। अयाज खामोशी से दांत बेचे साथ चला गया। साकिब प्लीज तुम घर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम वकार के मुंह लगो। जाओ ना गुड्डू, मेरी खातिर। रमना ने भीगी भीगी पलकें उठाकर कहा। रमना, मैं तुम्हारी वजह से लिहाज कर गया हूँ, वरना दिल तो चाहता है उस जंगली बदतहजीब शख्स के हाथ तोड़ दूं। मेरा तो खून खोल रहा है। साकिब ने फिर बड़ी नरमी से रानी के चेहरे को छुआ। उफ खुदा, तुम्हारे रुखसार पर तो उंगलियों के निशान उभर आए हैं। मोहब्बत के चंद बोलों से तो बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों जैसे वजूद रखने वाले लोगों के दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। रमना तो फिर एक कमजोर और मोहब्बत ज़्यादा लड़की थी। वो साकिब के मोहब्बत से लबरेज लहजे पर बिखर बिखर गई और बेख्तियार फूट फूट कर रो दी। साकिब और अयाज बेचैन हो गए। वो दोनों ही तो इस दीवानी सी लड़की को बेतहाशा चाहते थे। साकिब की तो खैर वो जिंदगी थी, लेकिन अयाज भी उसे राबिया से ज्यादा चाहता था। एक पाकीज़गी थी उसके प्यार में। रमना, मैं मानता हूँ तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि वकार बहुत ही बेहुदा और घटिया इंसान है। मुझे तो उससे नफरत हो गई है। अयाज उसे पहलू से लगाकर बोला। उसका चेहरा अभी तक गुस्से की शिद्दत से टिमटिमा रहा था। अयास, मैंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह वकार के शहर से खुद को आज़ाद कर सकूं, लेकिन मैं बेबस हो गई हूँ। वो तो अमर बेल की मानिंद मेरी रूह और वजूद पर छा गया है, मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। वो रोती हुई भाग गई। और यही अमर बेल तुम्हारा खून चूस चूस कर तुम्हें खोखला और भूखा कर देगा। बेवकूफ लड़की, खुदा तुम्हें हर चोट से महफूज रखे। अयास बड़बड़ाते हुए मुड़ा। साकिब, तुम जा रहे हो? वो अपने दोस्त को बगौर देखकर बोला। हाँ पार्टनर, दिल बहुत उदास हो गया है। रूह पर बोझ आन पड़ा है। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराया तो अयाज ने बड़ी अपनाइयत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ दोस्त। साकिब ने उसकी आंखों में झांका, फिर सर झुकाकर घर की तरफ चल दिया। रमना दिन दहाड़े अपने बेडरूम में जा घुसी और मुंह सर लपेट कर पड़ रही। उसके दिलो दिमाग पर ताज़ियाने बरस रहे थे। उसे वकार पर ना सिर्फ गुस्सा आ रहा था, बल्कि नफरत सी महसूस हो रही थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वकार फयाज और उसकी माँ की वजह से चिढ़कर सबके सामने उसकी तौहीन और तजलील करने से भी गुरेज नहीं करेगा। फिर उसकी आंखें डुबडुबा आईं। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। दिल की धड़कन रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई तो आंसू तेजी से रुखसारों को भिगोने लगे। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? यह वकार तो मुझे दिन ब दिन आजमाइशों में मुब्तला किए जाता है। इन चंद दिनों में अनगिनत बार मेरे दिल को गहरे जख्म लगा चुका है, कितनी बार रुला चुका है। इसकी ये शक्की तबीयत, ये अक्खड़पन बेसबब नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे उकता चुका हो, किसी और लड़की से दिल लगा बैठा हो? उसने बेचैनी से सोचा। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जहाँ खुश शक्ल तेज तरार लड़कियां हर जानिब जलवे बखेरती नजर आती हैं। वो खुद भी तो खूबरू है, खुश शक्ल, खुश लिबास और पैसे वाला है। ऐसे लड़कों के पीछे तो लड़कियां खुद भागती हैं।
ये भी शायद किसी की जुल्फ का असीर हो गया होगा, किसी से अफेयर चल रहा होगा। रमना के दिल में उथल पुथल होने लगी। वकार को किसी और लड़की से मंसूब करने का ख्याल ही सुहाने रूह था। वो तड़प तड़प उठी। ओ खुदाया! उसने बेकल होते हुए तकिए में चेहरा छुपा लिया और आंसू आंखों के कोने से बहते हुए रुखसारों से फिसल कर तकिए में जज्ब हो गए। शिद्दत गिरिया से रमना की आंखें ही नहीं, चेहरा भी मुतरम था। दोपहर को उठकर मुंह धोते हुए उसने आईना देखा तो ठटक गई। उसे खुद अपनी सूरत अजनबी लगने लगी। अगर अगर मैं इस तरह डैडी और मम्मा के सामने चली गई तो वो मेरी सूरत देखकर बेहोश हो जाएंगे और ताई राहत भी मिर्च मसाला लगाकर सबको वकार की घिनौनी हरकत के बारे में बताएंगी और मम्मा डैडी तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूर जरूर वकार से बात पुरस करेंगे, सख्त सुस्त कहेंगे। और वकार तो आजकल वैसे भी सख्त जोदो रंज हो रहा है। अगर वो नाराज हो गया तो क्या होगा? ये सोचते ही रमना का चेहरा जर्द हो गया और उसने बेहतर यही समझा कि आज वो दोपहर का खाना खाने ना जाए, बल्कि थकावट का बहाना करके बिस्तर में पड़ी रहे। काफी देर गुजर गई। शाम के साए फैल चुके थे। रमना, क्या मैं अंदर आ जाऊं? साकिब की आवाज सुनते ही वो उठकर बैठ गई। वो पर्दा हटाकर उसके कमरे में आ गया था। मुझे अंकल अरशद ने बताया है कि ना तो तुमने दोपहर का खाना खाया और अब भी कुछ खाने से इनकार कर दिया है। यकायक्त ये तुम अपने ऊपर जुल्म क्यों तोड़ने लगी हो? वो जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ करीब आ गया। हालांकि वो जानता था कि रमना ने सुबह के तलक हादसे का गहरा असर लिया है। खुद वो भी तो गुमसुम पड़ा रहा था। गुड्डू, मुझे भूख नहीं महसूस हो रही, वो भराई हुई आवाज में बोली। हाँ, अपनों के हाथों चोट खाने के बाद यही हालत होती है। लेकिन रमना, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर लड़की समझता हूँ। हिम्मत से काम लो। वकार से मोहब्बत है तो फिर उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करने की आदत डालो। उठो, आंसू साफ करो। इतनी छोटी सी बात पर घबरा गई हो, अभी तो गुजारने के लिए एक उम्र पड़ी है। वो उसे समझाने लगा। चलो खाना खाते हैं। अयाज ने भी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया और मैं गरीब बंदा भी सुबह से फाका कर रहा हूँ। साकिब उसे लेकर डाइनिंग रूम में आया तो राबिया और अयाज उसके मुंतजिर थे। मुलाजमा ने खाना चुन दिया। वो खामोशी से खाने लगे। अचानक रमना के हाथ से नवाला गिर गया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? और और वो वकार भी नहीं है। कहीं वो नाराज होकर चला तो नहीं गया? दिल में कई वसवसे जागने लगे। अयाज, राबी, क्या सबने? विकी ने खाना खा लिया है? वो हकलाई। हाँ, बेफिक्र रहो, वो तुम्हारे चहीते वकार साहब और फयाज हलक तक खाना ठूसने के बाद अब फिल्म देखने गए हैं। अब हुई तसल्ली? अयाज ने चिढ़कर कहा। उसे रमना पर हैरत हो रही थी। गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी वो वकार के मुतालिक सोच रही थी। गुड्डू, तुम पिशावर नहीं गए? रमना ने अयाज का मूड खराब देखकर बात बदल दी। कैप्टन नियाजी के साथ बाय कार जा रहा था, लेकिन रास्ते में से वापस लौट आया हूँ। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने का दिल नहीं चाहा। खैर, अब शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद। वो मुस्कुराया। फिर खाने से फारिग होकर सब साकिब को छोड़ने बाहर गेट तक आए। अच्छा रमना, खुदा हाफिज। अयाज, राबी, इस पगली का ख्याल रखिएगा। वो जल्दी से चला गया। एक बार भी तो मुड़कर ना देखा, जैसे उसमें रमना को छोड़कर जाने की ताब ना हो। रमना और ज्यादा अफसुर्दा हो गई। फिर उसे और राबिया को बैरिस्टर साहब ने बुलवाया। वकार फयाज के इसरार पर फिल्म देखने आ तो गया था, लेकिन बार बार उसकी निगाहों के सामने रानी का हैरत ज़दा शशदर चेहरा उभर उभर आता, जैसे वो रुखसार पर हाथ रखे करबा में चोट खाई हुई नजरों से देख रही हो। वकार बेकल होने लगा। उसने तो रो रो कर हालत बिगाड़ ली होगी। वो ना दोपहर को आई और अब भी खाना खाने नहीं आई थी। मैंने वाकई बहुत ज्यादती की है। वो पहलू बदलने लगा। विकी, ओ विकी! जैसे कानों में रमना ने सरगोशी की तो वो घबरा कर रह गया। उसने फयाज की तरफ देखा जो महवियत से फिल्म देखने में मगन था। उसे फयाज पर गुस्सा आने लगा। हमेशा इन लोगों की वजह से वो रमना से उलझता, तकरार करता था। वो जब्त ना कर सका तो खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो वकार? फयाज ने स्क्रीन से नजरें हटाकर पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। तुम फिल्म देखकर आ जाना। वकार उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल आया और तेजी से ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। हेडलाइटें सामने सीढ़ियों पर पड़ी तो उसने देखा सतून से टेक लगाए, ख्यालों में खोई रंजीदा और मलोल सी रमना बैठी थी। वह कार का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने कार वहीं रोकी और निकलकर उसकी तरफ भागा। रमना, रमना! वकार ने लपक कर उसके हाथों को पकड़ लिया। रानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसके बालों में मुंह छुपाकर लजाजत से बोला। छोड़ो मुझे। रमना ने खुद को छुड़ा लिया और कमरे में जाने लगी। दिल ही तो दुख गया था उसका। विक्की ने उसे किस कदर बेइज्जत किया था। रानी, सच कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो अभी अभी यहाँ से चला जाऊंगा। उसने धमकी दी तो रमना ठटक कर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सिसकियां खामोशियों को तोड़ने लगी। पता नहीं विक्की, मैं तुमसे नाराज क्यों नहीं रह सकती और मेरी इस कमजोरी का तुम नाजायज फायदा उठाते हो। एक बार भी अगर मैं संजीदगी से तुमसे रूठती और तुम्हारी परवाह ना करती तब तुम्हें कुछ एहसास होता। अब तो तुम सबके सामने मेरी तौहीन करते हो। मेरा दिल टूटने का एहसास नहीं तुम्हें, वो शिकायती अंदाज में बोली।
तुम्हारा दिल तोड़कर अपना दिल भी तो घायल करता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें तड़पा कर मैं खुद पुरसुकून रहता हूँ। वो प्यार से उसके बाल संवारने लगा। जी हाँ, इसीलिए मुझे थप्पड़ मारकर तुम अपने चमचे के साथ फिल्म देखने चले गए थे। वो तंजिया अंदाज से बोली। फिल्म अधूरी छोड़कर वापस भी तो आ गया हूँ ना, वो एहसान करने वाले अंदाज से बोला। सच विक्की, जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। दिल चाहता था कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। वो रुखसार छूकर बोली। वाकई मुझसे ज्यादती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ देखकर जल जाता हूँ। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं भी तो तुम्हें फ्याज के साथ देखकर जल जाती हूँ, वो गुस्से से बोली तो वकार मुस्कुराया। लेकिन फ्याज तो लड़का है, तुम्हें तो उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वो हंसकर बोला। फिर साकिब भी तो लड़का है, तुम्हें उससे खतरा क्यों है? वो सर हिलाकर सादगी से बोली। तौबा रानी, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। वो जोर से हंसा। अच्छा ये बताओ, मुझसे नफरत तो महसूस नहीं हो रही अब? नहीं, रमना ने ठंडी सांस ली। लगता है जिस दिन तुमसे नफरत करने लगी वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो अफसुर्दा हो गई। वकार मैं तो अभी तक इस शौक से नहीं संभल सकी कि तुमने फ्याज और ताई अम्मा के सामने मुझे मारा है। अब तुमने उन्हें बातें बनाने और खुश होने का मौका दे दिया है, और अपने जिन लाडलों की खातिर चिढ़कर तुमने मेरे चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान बनाए हैं ना, वही लोग तुम्हें बुरा भला कहते हुए बार बार मुझे गले लगाकर अफसोस का इजहार कर रहे थे। वो दुखी होकर बोली। ओहो, अब खत्म भी करो, और कितनी बार माफी मांगू तुमसे? वो झिंझलाकर सिगरेट सुलगाने लगा। सबर के मादे का तो फुकदान था उसमें। विकी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम साकिब के हाथों से बच गए हो। वो तो गुस्से से पागल हो रहा था। अगर मैं ना रोकती तो ना जाने कितना खून खराबा हो जाता। पता नहीं वो तुम्हारे मुताल्लिक क्या सोच रहा होगा। वो पुरख्याल अंदाज से बोली। वो जो कुछ मेरे बारे में सोचता है ना, तो सोचता रहे। मैं कब चाहता हूँ कि तुम्हारा साकिब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए रमना साहिबा। अगर तुम्हारा कैप्टन गुड्डू मुझ पर हाथ उठाता तो मैं भी हाथ तोड़ने की ताकत रखता हूँ। वो तेवरी चढ़ाकर अंदर की तरफ चल दिया। हंसबी आदत, मूड फिर खराब हो चुका था। रानी ने परेशान होकर उसे रोकने के लिए कदम उठाया ही था कि उसके कंधे पर हाथ पड़ा। उसने मुड़कर देखा। रमना, ये जो तुम आध इंच की घिसी हुई नाक लिए फिरती हो ना, इसे जड़ से काट ही डालो तो बेहतर होगा। अयाज की सर्द आवाज आई, जाने वो कब से सतून के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन अयाज, वो वकार, रमना ने परेशान होकर बताना चाहा, लेकिन अयाज ने बात काट दी। विकी रूठ गया है, यही कहना चाहती हो ना तुम? रमना, मैं तुम पर हैरान हूँ। आखिर किस ढीठ मिट्टी से तुम्हारा खमीर उठाया गया है कि तुम पर किसी बड़ी से बड़ी बात का भी असर नहीं होता। उस वहशी ने सबके सामने तुम्हारी पिटाई कर दी, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रही हो। खुदा की कसम रमना, उसकी आदतें तुमने बिगाड़ी हैं। जब भी वो धमकी देता है तुम जाकर उसके पांव पकड़ लेती हो। वो चिढ़कर बोला। खैर, मैंने पांव तो कभी नहीं पकड़े, वो बुरा मानकर बोली। मेरे नजदीक मिन्नतें करना, आजिजी करना पांव पकड़ने के बराबर है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, अयाज ने गुस्से से कहा। लेकिन मुझे तो वकार अच्छा लगता है ना, वो जैसे रो दी। सर जो फिर गया है तुम्हारा, मेरी बात मानो तो उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ कि उसे तुम्हारे दिल के टूटने का भी एहसास ना हो। अगर रूठता है तो रूठने दो, मनाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम उसके पीछे भाग भाग कर अपनी अहमियत खुद घटा रही हो। वो समझाने लगा। लेकिन अयाज, इस तरह तो वो बिल्कुल ही रूठ जाएगा। वो सहम गई। रमना, तुम मुझसे शर्त लगा लो, अगर आज तुम उसे लिफ्ट नहीं दोगी तो सुबह वो खुद तुमसे माफी मांगेगा। और अब तो वो इस यकीन पर अकड़ा रहता है ना कि तुम उसे हर हाल में मना लेती हो। अयाज ने बड़े यकीन से कहा। लेकिन माफी तो वकार ने अब भी मुझसे मांगी थी। रमना किसी सूरत हार मानने पर तैयार ना थी और वकार तक पहुंचने के लिए बेकरार थी। अयाज चिढ़ गया। तो तुम भाड़ में जाओ, देख लेना वो जल्लाद तुम्हें सिसका सिसका कर मार डालेगा। मैं तो ये सब कुछ नहीं देख सकता। मैं कल दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगा, ना तुम्हारी सूरत नजर आएगी ना जलूंगा। अयाज ने गुस्से से मुड़ते हुए कहा। तो वो घबरा गई। अयाज, अयाज, अल्लाह, सब मुझसे नाराज हो गए हैं। रमना ने भागकर उसका रास्ता रोक लिया। क्या वाकई कल तक वकार का मूड ठीक हो जाएगा? वो हसरत से बोली तो अयाज ने उसे यकीन दिलाया। उकसाता रहा। आखिर रमना ने वकार के पास जाने का ख्याल तर्क कर दिया और अयाज के साथ चल पड़ी। अयाज, सुमेरा और राबिया को जगाने के लिए उनके कमरे में पहुंचा। उठो पोस्तियो, इतनी जल्दी सो गई हो? रमना ने गहरी नींद में खोई राबिया का लहाफ खींचा, फिर ऊंधी सुई सुमेरा की पीठ पर चढ़कर बैठ गई। सुमेरा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। रमना जल्दी से पीछे हट गई। अब सामने अयाज खड़ा हुआ था। हाय हाय, क्या हो गया है? सोई हुई सुमेरा की कब्र पर बोझ पड़ा तो वो घबरा कर उठी। सामने खड़े अयाज को देखकर वो हैरान रह गई। उसे अयाज से इतनी बेतकल्लुफी की तवक्का हरगिज ना थी। अयाज, तो ये आपकी शरारत थी? अगर कोई देख लेता तो? वो खुशियानी होकर बोली। कोई देखता है तो देखने दो, भला क्या कसूर किया है मैंने? अयाज जोर से हंसा। अयाज, आप बहुत बेबाक होते जा रहे हैं। आज चाय पीते हुए जब आप मेरे मेज के नीचे से
जब आप मेज के नीचे से मेरा पाँव दबा रहे थे और कभी अंगूठे में पैंचा उलझाकर खींच रहे थे, ईमान से मेरी जान पर बनी हुई थी। अगर वकार भाई या ताई राहत को पता चल जाता तो हमारी शामत आ जाती। अब आप क्या इशारे कर रहे हैं? सुमेरा मुंह बनाकर बोली। अयाज जो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था शर्मिंदा हो गया। रमना को छेड़ने का मौका मिल गया। बेवकूफ लड़की, ये कह रहा है सुमेरा की बच्ची, चुप हो जा, क्यों भांडा फोड़ रही है? रमना सामने आ गई। वैसे ये तुम्हारा और अयाज का चक्कर क्या है? हाय अल्लाह, तौबा रमना, तो ये सब तुम्हारी शरारत है। सुमेरा बुरी तरह झीम गई। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, बताओ ना क्या चक्कर है? रमना कहाँ पीछे छोड़ने वाली थी, वो पीछे पड़ गई। अयाज ने शरीर नजरों से सुमेरा को देखा। असल मामला ये है, मामला दिल का, वो गुनगुनाया तो सुमेरा ने शर्माकर चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये इंकिशाफ रमना को बौखला देने के लिए काफी से ज्यादा था। वो चीखती हुई राबिया के पलंग की तरफ भागी और उसे झंझोड़ कर उठाया। राबी, राबी, कुछ सुना तुमने? इन दोनों उचक्कों ने अंदर ही अंदर क्या चांद चढ़ाया है? रमना हैरान थी। रमना, मैं तो बरसों से इन दोनों की चोरियां, आंख मचोलियां देख रही हूँ। ये मुझे सोता जानकर यहीं बैठकर गप्पे लगाते हैं। राबिया ने हंसकर कहा। वाह राबिया बाजी। अयाज शर्मिंदा होकर बाहर जाने लगा। सुमेरा का रंग सुर्ख हो गया, पलकें हया के बोझ से झुक गईं। रमना ने अयाज को रोक लिया। क्यों जनाब? अयाज साहब, आप कहाँ खिसक रहे हैं? भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सुमेरा हमारी भाभी बन जाएंगी और तुम सुमेरा की भाभी बन जाओगी। क्यों? अयाज ने बरजस्ता कहा, लेकिन रमना ने माथा पीट लिया। हाय, अपने ऐसे नसीब कहाँ। वकार तो मुझसे सख्त मुतनफर हो चुके हैं, हर वक्त मरने मारने पर तुले रहते हैं। वो अफसरदा हो गई। रमना, मैं वादा करती हूँ कि मेरी भाभी सिर्फ तुम होगी। सुमेरा ने कहा। तो फिर मेरा भी तुमसे वादा है कि अयाज की दुल्हन तुम होगी, सिर्फ तुम। रमना ने शोक लहजे में कहा। फिर वो दोनों हंसी हुई एक दूसरे से लिपट गईं। अयाज राबिया के गले में बाजू डाले मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। फिर वो तीनों को लेकर अपने कमरे में आ गया ताकि उन्हें रिकॉर्ड सुनवा सके। उसने चंद रिकॉर्ड निकालकर रिकॉर्ड प्लेयर में लगा दिए। एक शोक तेज धुन बज उठी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। ओफो, बंद करो ये गाना। अयाज, कोई खूबसूरत सा गाना सुनवाओ, राबिया ने कहा। तो अयाज ने रिकॉर्ड बदल दिया। तभी लता की मुधर सहर अंगेज आवाज कमरे का सुकून तोड़ने लगी। अखियों को रहने दे, अखियों के पास पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। हसबे हाल गाना सुनकर रमना का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं, तो उसने सर झुकाकर घुटने पर रख लिया। गाना खत्म होकर दूसरा शुरू हो गया। आज कोई नहीं अपना किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर, सुलग सुलग कर, जी चाहता है मर जाएं। अब तो रमना के होंठ लरसने लगे। उसने सिसकना शुरू कर दिया। जाहिर है उसे अपना विकी याद आ रहा था। अयाज ने घबरा कर रिकॉर्ड बंद कर दिया। अब वो बकायदा रोने लगी। आवाज खासी बुलंद थी। खुदा के वास्ते रमना, जरा आहिस्ता डकारो, रात के 12 बजे सब घर वालों को डिस्टर्ब करोगी। उफ, तुम्हारे रोने से तो मेरी जान जलती है। इस कदर भोंडे अंदाज से रोती है कि तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी दागदार हो जाती है। अयाज ने हाथ जोड़ दिए। अगर तुम्हें मेरे रोने पर एतराज है तो कान बंद कर लो। एक तो मुझे वकार के पास जाने से रोक दिया और अब ऊपर से बातें बना रहा है। वो गुस्से से बोली तो सुमेरा चौंक गई। क्यों? अयाज, आपने रमना को वकार भाई से मिलने से क्यों मना कर दिया है? सुमेरा ने अयाज से जवाब तलबी की। अरे सुमेरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज तुम्हारे भाई साहब मोहतरम ने क्या गुल खिलाया है? सुमेरा ने नफी में सर हिलाया तो अयाज ने उसे मोटरसाइकिल की टक्कर और वकार की ताई राहत की तरफदारी करते हुए रमना को थप्पड़ मारने के वाकये के मुतालिक बताया। सुमेरा हैरत से मुंह खोले बैठी थी। उसे भाई से इस हद तक बदतहजीबी की उम्मीद ना थी। सच सुमेरा, मेरा तो सुबह से खून खोल रहा है। अजीब मिजाज के इंसान है तुम्हारे भाई साहब। अयाज ने सर झटका। मुझे भी भैया से इस कदर फजूल हरकत की तवक्को नहीं थी। ये सब फयाज वगैरह की सोहबत का असर है। अक्सर तो वकार भाई मुझसे भी उलझने लगते हैं। वो तो इस कदर बदल गए हैं कि अक्सर औकात मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे मैं किसी अजनबी से मुखातिब हूँ। वो अफसरदा होकर बोली। वैसे माफ करना सम्मी, तुम्हारे भाई निहायत गैर मुस्तकिल मिजाज और तनख्वाह हैं। खुदा का शुक्र है कि तुम वैसी बदमिजाज और नकचिड़ी नहीं हो, वरना बहुत मुश्किल होती। अयाज कान पकड़कर बोला तो रमना ने दखल दिया। खैर, अब तो जो गलती वकार से होनी थी हो चुकी। अब बताओ कि उन्हें मनाया कैसे जाए। रमना तो जैसे उसे माफ कर बैठी थी। यानी पिटाई भी तुम्हारी हुई और वकार को मनाओगी भी तुम? सुमेरा हैरत से चीख उठी तो अयाज को शय मिल गई। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि ये मनाने क्यों जा रही है, तभी मैंने रोका था। अयाज ने कहा। सच तो ये है रमना कि वकार है तो मेरा भाई, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि तुम उसके हर इशारे पर लब्बैक कहती हो। जायज और नाजायज बातें मान मान कर उसे बहुत सर पर चढ़ा लिया है। यूं उसकी नजरों में खुद को गिराए चली जा रही हो। जरा अकड़ कर रहा करो, सुमेरा ने समझाया। मैंने भी रमना से यही कहा था। अयाज जल्दी से बोला।
हाँ भाई, तुमने तो कहना ही था। अब तो तुम्हारा और सुमेरा का दिमाग एक ही ट्रैक पर दौड़ेगा। सुबहान अल्लाह, क्या मिलते जुलते ख्यालात हैं। राबिया हंस दी। लेकिन राबी, मैं वकार को कैसे मनाऊं? वो कह रहा था कि वापस चला जाएगा। वो रो दी। उफ रानी, खुदा का वास्ता है, डकारना बंद करो। अयाज ने कानों में उंगलियां ठोंस ली। तभी दरवाजा खटका और आवाज आई। अयाज, ये तुम्हारे कमरे में शोर क्यों हो रहा है? बाहर से हामदा बेगम की आवाज आई तो सब घबरा गए। बाप रे बाप, मुमानी जान। रमना, अब अगर उन्होंने तुम्हें रोते देख लिया तो समझो शामत आ जाएगी। उल्टे सीधे जवाब देने पड़ेंगे। अयाज झिल्ला गया तो रमना खिसकती हुई उसके पलंग के नीचे छुप गई। राबी और सुमेरा खड़ी हो गई। अरे तुम सब बच्चे यहाँ जमा होकर क्या बात कर रहे हो और रो कौन रहा है? हामदा बेगम कमरे में आ गई। जी मुमानी जान, रो तो कोई नहीं रहा था। जी, वो तो हम अंग्रेजी गाने सुन रहे थे। अयाज ने झूठ बोला। ला हौला वला कुव्वत, गाने रोने में इम्तियाज करना दुश्वार हो जाता है। हाँ, रमना कहाँ है? वो तो अपने कमरे में भी नहीं है। राबिया, आज राहत भाभी बहुत बोल रही थी कि रमना को वकार ने तमाचा मारा है। हामदा बेगम ने पूछा। तोबा मुमानी जान, ये राहत मुमानी तो ख्वामखा बात का बतंगड़ बना लेती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, आदत के मुताबिक रमना और वकार में नोक झोंक हो रही थी। अयाज ने फिर झूठ बोला। अच्छा, वरना मैं तो ये सुनकर बेहद परेशान हुई थी। राहत भाभी तो बैरिस्टर साहब से बात करने पर आमादा थी, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया। ख्वामखा बात बढ़ती। मुझे तो अब परेशानी से नींद नहीं आ रही थी, तभी मैं उठकर आई कि तुम लोगों से पूछूं। वो मुतमईन हो गई। चाची जान, रमना के सर में दर्द था, वो हमारे कमरे में सो गई तो हमने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अय्याज के कमरे में रिकॉर्ड सुनने आ गए। सुमेरा ने बहाना तराशा। खैर बेटा, अब तुम लोग भी सोने की कोशिश करो, बहुत देर हो चुकी है। अगर राहत भाभी की आंख खुल गई तो उन्होंने तुम्हें इकट्ठे बैठे देख लिया तो कोई नई सनसनीखेज कहानी तराश लेंगी। वो राबी और सुमेरा को लेती चली गई। उफ, अय्याज के बच्चे, बाहर निकालो मुझे। वो पलंग के नीचे से चिल्लाई तो अय्याज ने उसे खींच कर निकाला। हाय, मेरी तो कमर दुख गई है। वो उसके कंधे को थाम कर खड़ी हो गई। अयास, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या वाकई वकार मुझे मना लेगा? वो फिर से पुराने टॉपिक पर उतर आई। समझ में नहीं आता रमना, आखिर उस जंगली वकार में क्या सुर्खाब के पड़ लगे हैं? अरे उससे तो लाख दर्जे मैं अच्छा हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ मुझे तड़पाती है, और वो सड़ियल बदमिजाज वकार हर वक्त तुमसे लड़ता रहता है। मैं तो कहता हूँ हरी झंडी दिखाकर चलता करो उसे। अयास दिल पर हाथ रखे एक्टिंग कर रहा था और रमना हंस रही थी। अचानक वो चीखी। हाय विक्की, तुम? वो दरवाजे की तरफ देखते हुए चल दी तो अयाज ने भी मुड़कर देखा। वकार पर्दा थामे खड़ा उन दोनों को शक्की नजरों से देख रहा था। आइए वकार भाई, वहां क्यों खड़े हैं आप? अयाज ने रमना का हाथ छोड़ते हुए कहा। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मैं ये सिर्फ देखने आया था कि चच्ची जान किसे तलाश कर रही थी। वो जलकर बोला। हालांकि वकार जानबूझकर आया था, महज अपना तजस्सुस मिटाने, कुछ अयाज और रमना के ताल्लुक के बारे में जासूसी करने। हैं कबाब में हड्डी? अयाज ने कुछ ना समझते हुए सर खुजाया, फिर वकार की तंजिया नजरों को जान गया। उसका जी चाहा वो जोर से हंसे। ओ अच्छा अच्छा, वकार भाई, बस दांत मजबूत होने चाहिए। आप जैसी नरम हड्डी अगर कबाब में भी हो तो बआसानी निकली जा सकती है। हाँ, मुमानी इसी भुतनी फसादन को ढूंढ रही थी, लेकिन ये उन्हें देखकर पलंग के नीचे छुप गई। फिर मुमानी सुमेरा और राबिया को लेकर चली गई। अयाज ने पुष्ट की तरफ से रमना के दोनों कंधों पर हाथ रखकर झंझोड़ते हुए कहा। ये सुनते ही वकार का पारा चढ़ गया। वो अयाज से इतनी बदतमीजी और जुबान दराजी की तवक्को नहीं रखता था। खुद अयाज भी बहुत मुहज्जिब और बुजुर्गों को अदब करने वाला लड़का था, लेकिन रमना को पीटने वाले हादसे के बाद से वो दिल में गुस्सा लिए फिर रहा था, तभी बदजुबानी कर बैठा। अयाज, तुम बहुत गुस्ताख बेहुदा लड़के हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बदलेहाज हो जाओगे। वकार गर्जा। मेरे बारे में आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। वकार भाई, मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूँ। वैसे कसूर आपका नहीं, आप फयाज वगैरह की सोहबत में रह के वैसे ही तंग मिजाज हो गए हैं। अब भी वक्त है, जरा दिल की आंखें खोलें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, फिर अपने पराई की पहचान हो जाएगी। अयाज ने तो जैसे आज हरी मिर्चें चबा ली थी, जुबान दराजी किया गया। शट अप, मुझे अब पता चला है कि फयाज के खिलाफ रमना के कान कौन भरता रहता है। वकार गुस्से से कपकपा गया। वकार भाई, ये मत भूलिए कि फयाज आपका ही नहीं, मेरा और रमना का भी कजन है। अयाज ने तहम्मुल से कहा तो वकार ने कहर आलूद नजरों से रमना को देखा, जो पलंग पर बैठी डरी डरी नजरों से उन्हें झगड़ता देख रही थी। फिर वो होंठ चबाता पर्दा झटक कर बाहर निकल गया। अयाज मुस्कुराया। अरे अरे अयाज, भागो, रोको वकार को। वो उछलकर खड़ी हुई तो उसने उसे दोबारा पलंग पर धकेलते हुए कहा कि वो ना तो खुद वकार को रोकेगा और ना ही रमना को रोकने देगा। ये सुनकर रमना कोसने लगी। अयाज, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम तो मेरा घर बसा रहे थे, उल्टा उजाड़ के रख दिया है। अच्छी भलाई की है मेरे साथ। वो सर पकड़ कर बैठ गई।
रमना, जो दिल में आए बद्दुआ दे डालो, लेकिन आज वकार के पास तुम्हें मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा। अभी तो तुम मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन जब नतीजा देखोगी तो खुश होकर मेरी जूतियां पॉलिश करोगी, वो यकीन से बोला। देखो ना रमना, तुमसे मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से वकार से झगड़ा मोल लिया है। हालांकि मेरा और सुमेरा का मामला गड़बड़ होने का अंदेशा है, फिर भी रिस्क ले लिया है। अब तुम भी मेरे मशवरे पर अमल करो ना। अयाज ने मिन्नत की तो उसकी खोपड़ी में ये बात समा गई। तुम और सुमेरा, वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय अयाज, तुम कितने अच्छे कजन हो। वो नरम पड़ गई। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। अयाज थक कर बोला। प्लीज अयाज, तुम मेरा हाथ थाम कर मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आओ ना। देखो ना, अगर मैं अकेली गई तो रास्ते में वकार का कमरा पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दिल के हाथों मजबूर होकर उसे मनाने चली जाऊं। वो मासूमियत से बोली तो अयाज को हंसी आ गई। रमना जान, वो प्यार से हंसा। तुम तो बिल्कुल दीवानी हो। वो उसका हाथ पकड़कर छोड़ने चल दिया। वकार के कमरे के सामने से गुजरते हुए वो रुक गई। अयाज, विकी जाग रहा है, लाइट जल रही है, तुम कहो तो एक नजर देख लूं, उसने इल्तिजा की। खबरदार, बस नाक की सीन में चलती रहो, अयाज ने डांटा। सिर्फ एक नजर। रमना ने जल्दी से विक्की के कमरे का पर्दा उठाकर सर अंदर घुसाया। वकार साहब, सो जाइए, इस वक्त 12:30 बज चुके हैं। उसने ख्वामख्वाह आवाज दी तो वकार ने तड़प कर दरवाजे की तरफ देखा और उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछ गया। वकार, जो खिड़की के बाहर झांकता हुआ कुछ सोचते हुए सिगरेट के गहरे गहरे कश लगा रहा था, रमना की आवाज पर तेजी से मुड़ा तो वो पर्दे में से झांक रही थी। और जब अयाज रमना का बाजू पकड़कर खींचता हुआ ले गया तो वकार की पेशानी शिकन आलूद हो गई। भौहों के दरमियान 11,111 उभर आया। तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साकिब तो साकिब, अब इस लौंडे अयाज के भी परपुर्जे निकल आए हैं। उसने सिगरेट जूते तले कुचल डाला और फिर दूसरे ही लम्हे वो अलमारी में से कपड़े निकालकर अपने सूटकेस में ठोंस रहा था। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा, वो गुस्से से बड़बड़ाया। अयाज रमना को उसके कमरे में धकेल कर वापस जाने लगा तो रमना ने उसे रोक कर कहा कि वो बाहर से उसके बेडरूम का दरवाजा बंद करता जाए, वरना उसका दिल बेईमान हो रहा है और वो वकार से मिलने चली जाएगी। ये सुनकर अयाज ने सर पीट लिया और उसे कमरे में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद करते हुए बोला, अब खिड़कियां फलांगने से पहले ये मत भूलना कि जमीन से 25-30 फीट ऊंचाई पर हैं। हाथ पांव तुड़वा बैठोगी। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। रमना ठंडी सांस लेकर बेड पर बैठ गई और दुआइया अंदाज में हाथ उठाए। प्यारे अल्लाह मियाँ, आपने मेरी दुआ कबूल कर ली और वकार की यूनिवर्सिटी बंद करवा दी है। अब भी मेरी इल्तिजा मान लें और वकार के पत्थर दिल में मेरी मोहब्बत के दिए रोशन कर दें। वो मुंह पर हाथ फेरती हुई लेटी तो कमर बिस्तर से लगते ही तेज दर्द की लहर जिस्म में उठी। उफ मेरे रब, ये क्या हो गया है। वह घबरा कर उठ गई। फिर उसे मोटरसाइकिल से गिरना याद आया। वो दिन भर तो मसरूफियत की वजह से ध्यान ना दे सकी थी, अब तन्हा हुई तो तकलीफ शिद्दतों से जाग उठी। वो बिस्तर से उठकर आईने की तरफ बढ़ी। पुश्त पर से कमीज ऊंची करके देखी तो कमर देखती ही उसकी आंखें फैल गईं। उफ अल्लाह, कितना बड़ा नीला निशान पड़ गया है। हाय, बहुत दर्द है। वो बसोरने लगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो याद आया, अयाज का बच्चा कमीना कहीं का दरवाजा बाहर से बंद करके गया है। हाय, मुझे अम्मी के पास जाना है। वो पलटकर बिस्तर पर आ गई। देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार नींद ने अखियन में आन बसेरा किया तो वह सब कुछ भूलकर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। एक तो देर से आंख लगी थी, दूसरा कमर के दर्द में शिद्दत पैदा हो गई थी। जब सुबह सुबह उसे किसी ने झंझोड़ कर उठाना चाहा तो वो किसमिसाकर करवट लेकर फिर सो गई। रमना, उठो, ये तुम्हारे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया था। राबिया ने दोबारा उसे झंझोड़ा। वकार, तुम आ गए। वो जाने ख्वाब में क्या देख रही थी कि झट राबिया का हाथ थाम लिया। वकार आया नहीं, बल्कि गाँव चला गया है। मैं तुम्हें यही इतला देने आई हूँ। और राबिया ने कहा तो रमना उछल कर बैठ गई। नींद वींद गायब हो गई। रात को 2 बजे वकार ने मोमानी जान को जगाया। कहने लगा, मेरे दोस्त का फोन आया है कि मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में कल लाहौर पहुंचना है। मैं सुमेरा को भी अम्मी के पास छोड़ता जाऊंगा। मोमानी ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसने सुना ही नहीं। सुमेरा को जबरदस्ती बेदार किया, प्याज की कार मांगी और चला गया। राबिया ने बताया तो रमना एकदम जर्द हो गई। दिल पर घोंसा लगा, जिस्म का दर्द भूल गई। रानी, तुम्हें क्या हो गया है। राबिया ने उसे झंझोड़ा लेकिन वो जवाब दिए बगैर पलंग से कूदकर तेजी से बाहर की जानिब लपकी। राबिया भी पीछे गई। रमना अयाज के बेडरूम में घुस गई। वो बेचारा आने वाली हर आफत से बेखबर सोते हुए मुस्कुरा रहा था। यकीनन कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। रमना लपक कर गुसल खाने में गई और पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर अयाज के ऊपर उंडेल दी। वो बड़बड़ा कर उठा, अरे अरे, भागो भागो, सैलाब, पानी पानी, अम्मी जान, राबिया बाजी, रमना, मामू, भागे, सैलाब आ गया है। वो पलंग से कूदा। भागते कहाँ हो, जागो, होश में आओ, रमना चीखी। रमना, तुम, खुदा समझे तुम्हें तुम्हें तो हमेशा फजूल और ओछे मजाक सूझते हैं। वो अपने भीगे हुए सरापे पर नजर डालकर कपकपाने लगा। मजाक के बच्चे, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो तुम्हारा सुसर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गायब हो गया है। रमना उसे घोंसे मारने लगी। यार, क्या बकबक कर रही हो, अपने तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अयाज ने तेजी से उसके हाथ पकड़ लिए।
वकार रात को सुमेरा समेत वापस गांव चला गया है, राबिया ने बताया। सुमेरा को भी साथ ले गए? अयाज ने अफसरदा होकर सर थाम लिया। क्यों, कितनी तकलीफ हो रही है सुमेरा के जाने के मुतल्लिक सुनकर। हाय, मैं क्या करूं, वो बसोरने लगी तो अयाज ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के वास्ते रमना, अगर तुमने रोने का प्रोग्राम बनाया है तो मुलतवी कर दो। फिलहाल अपनी रीनी शुरू मत करना, मुझे कुछ सोचने दो। ऐसी की तैसी तुम्हारी सोचों की, अब कभी मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल कर जाऊं तो मेरा नाम बदल देना। वो राबिया से लिपट कर रोने लगी। राबिया, अयाज, क्या बात है? सुना है वकार अचानक चले गए हैं, यानी कि रमना, आप क्यों रो रही हैं? बैरिस्टर अरशद हामदा बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुए तो परेशान होकर रुक गए। वो सब भी हड़बड़ा गए। वो डैडी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कल कल रात को मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तभी। रानी ने बौखलाकर बहाना किया। है, सीढ़ियों से गिर गई हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बेगम, जरा देखिए, चोट तो नहीं लगी? वो घबरा गए और हामदा बेगम को आगे धकेला। नहीं नहीं मम्मा, रहने दीजिए, मामूली सी चोट है। वो राबिया के पीछे छुप गई। वो उन्हें पीठ नहीं दिखाना चाहती थी। जानती थी माँ की नज़र पड़ गई तो हंगामा खड़ा कर देंगी, लेकिन बैरिस्टर बजिद थे। देखने दो तो। उन्होंने जबरदस्ती जिप खोलकर पीठ देखी तो दहल गईं। हाय अल्लाह, ये क्या कर लिया तुमने? सारी कमर नीली काली हो रही है। हामदा बेगम ने सहम कर सीने पर हाथ रख लिया। यानी कि वाकई? बैरिस्टर अरशद तफ्शीश भरे अंदाज से बढ़े। नहीं नहीं, प्लीज डैडी, नहीं। वो राबिया के पीछे छुप गई। चलिए, इसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले चलिए। हामदा बेगम उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गई। रमना चीखती चिल्लाती रह गई। फंस गई बेचारी। अयाज जोर से हंसा। वो समझ रहा था रमना को चोट वोट नहीं लगी और वो महज बहाना कर रही है। फंस नहीं गई, इसे वाकई चोट लगी है। राबिया भी पीछे लपकी। वकार और सुमेरा जब नवाबपुर अपने गांव में बनी वसी हवेली में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी वालदा सादिया बेगम को परेशानी के आलम में टहलते पाया। तफक्कुर और बदहवासी उनके चेहरे से टपकी पड़ रही थी। वो दोनों माँ को बदहवास देकर घबरा गए। इलाही खैर। अम्मी, अम्मी जान, खैरियत तो है ना? वो माँ से लिपट गए। वकार बेटे, ये लो, अभी अभी टेलीग्राम आया है। मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई है। सादिया बेगम सुमेरा को लपटाकर बोली। वकार ने तार झपट लिया। जल्द पहुंचिए, रमना का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। बैरिस्टर अरशद, वकार ने जोर से पढ़ा। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। हाय मेरे अल्लाह, सुमेरा ने सहम कर दिल थाम लिया। लेकिन वकार ने कहा, यह यकीनन रमना की शरारत है और कोई हादसा वादसा पेश नहीं आया होगा। पता नहीं भैया, आपको क्या हो गया है, हर बात में शक करते हैं। सुमेरा चिढ़ गई। जरूर ये तार चचा जान ने दिया है। आप सीधी तरह कहें कि आप जाना नहीं चाहते। मैं अम्मी को साथ लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी आपको तो रमना से दुश्मनी हो गई है। सुमेरा गुस्से से बेकाबू होकर रो दी। वकार, मुझे तो मुंशी जी ने बताया था कि अभी तुम दोनों को अरशद मियाँ अपने पास रखेंगे, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? वो उनकी अचानक आमद पर हैरान थी। जरूर कोई अहम बात हो गई होगी। वकार का मूड भी कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा था। हाँ अम्मी, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। ये पता नहीं कल रात को आपके साहबजादे पर अचानक क्या जुनून सवार हुआ। मैं सोई हुई थी, मुझे घसीट कर कार में डाला, किसी से मिलने बात करने का मौका भी नहीं दिया। रात अपने दोस्त रियाज के घर गुजारी और अब यहाँ ले आए हैं। सुमेरा सख्त झिंझलाई हुई थी। ये वकार तो भाई होने का नाजायज फायदा उठाता है, मनमानी करता है। क्यों वकार, तुम किसी से लड़कर तो नहीं आए? सादिया बेगम बेटे की लाउबाली तन तबीयत से वाकिफ थी। जी, वो दरअसल रमना से कुछ झड़प हो गई थी। वो शर्मिंदगी से बोला। अम्मी, आपके होनहार सपूत ने रमना से मारपीट भी की है, वो भी फयाज और ताई राहत के सामने। और बेचारी रमना इस कदर रोई कि क्या बताऊं। सुमेरा ने भांडा फोड़ दिया तो वो दंग रह गई। उन्होंने पेशानी पर हाथ मारा। वकार, तुम जैसे समझदार लड़के से मुझे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद की हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि वो रमना को अपनी बहू बनाएंगे और मुझे भी बेहद अजीज है। मैं डरती हूँ कहीं तुम्हारी हमाकतें तुम्हारे रास्ते की दीवार ना बन जाएं। वो हरासा होकर बोली। ओफो अम्मी, छोड़िए भी, मुझे रमना कब अजीज नहीं है। वो झिंझला गया। अजीज होती तो तुम 2 घंटे से तार हाथ में थामे खड़े सोचते, शक करते रहते। सुमेरा ने तंज किया। अम्मी, आप चलिए ना, फयाज की मोटर वापस भिजवा दें, हम अपनी कार पर चलेंगे। सुमेरा आंसू पोंछते हुए बोली। बेटी, तुम्हारी राफिया खाला और बच्चे आए हुए हैं। वो लोग हमारी कार लेकर किसी से मिलने गए हैं। तुम वकार के साथ चली जाओ। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मैं सफर करने के काबिल नहीं हूँ। वैसे तबीयत जरा संभलते ही फौरन आ जाऊंगी। खुदा मेरी बच्ची, मेरी रमना को सलामत रखे। सादिया बेगम दुआएं मांगने लगी। रमना, वकार का दिल दहल उठा। हो सकता है कि ये मनहूस खबर सही हो। वो बेतहाशा बाहर भागा। भैया रुकिए, मुझे तो साथ लेते जाइए। सुमेरा पीछे भागी। मुझे देर हो रही है, तुम मम्मी के साथ आ जाना। वो ड्राइवर को बिठाकर चला गया। सुमेरा बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई तो माँ ने उसे पकड़कर बिठा लिया। सुमेरा, ये मारपीट का क्या चक्कर है? कुछ बताओ तो सही। सादिया बेगम तख्त पोश पर बैठ गईं।
امی سچ کہتی ہوں، سمجھا لیجیے وقار بھائی کو، یہ فیاض کے اشاروں پر چلتے رہے تو رمنا سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ بیچاری رمنا، ان کی محبت میں ہر بات برداشت کیے جا رہی ہے اور یہ زیادہ ہی نخرے کر رہے ہیں۔ پھر سمیرا انہیں تمام حال احوال بتانے لگی۔ سعدیہ بیگم کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ یہی تو اس لڑکے میں عیب ہے، اسے دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے۔ یہ جس خاندان کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے وہی اس کے دشمن ہے۔ بوا نصیبن بتا رہی تھی کہ راحت بھابی بڑی کوشش میں ہے کہ کسی طرح فیاض سے رمنا کا رشتہ ہو جائے۔ یہ فیاض وغیرہ اس قدر مطلبی ہیں کہ وقار کے حق کا بھی لحاظ نہیں کریں گے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے رمنا کا پتہ کاٹیں گے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وقار کار کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ رفتار کی سوئی کو بڑھتا دیکھ ڈرائیور کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ وقار کو روکنے کی ہمت خود میں نہ پا کر اس نے آنکھیں بند کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اللہ اکبر! ڈرائیور نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کار کو گھر کے پورچ میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ 200 میل کا سفر انہوں نے منٹوں میں طے کر لیا تھا۔ وہ شکر پڑتا نیچے اترا جب تک وقار اندر جا چکا تھا۔ ایک خاموشی سی بکھری تھی۔ رمنا، رابعہ، ایاز، وقار نے گھبرا کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کہاں چلے گئے یہ سب لوگ؟ وقار کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رمنا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، لیکن اب خالی گھر دیکھ کر اس کے دل میں وسوسے جاگنے لگے تھے۔ وقار بھائی آپ؟ ایاز سیڑھیاں پلانکتا نیچے چلا آیا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ رمنا کو کیا ہوا ہے؟ وقار پریشانی کے عالم میں ایاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس وقت وہ گزشتہ ناراضگیاں بھول بیٹھا تھا۔ سب لوگ ہسپتال گئے ہیں، رمنا کو بہت چوٹیں آئی ہیں، ڈاکٹر نے اسے داخل کر دیا ہے، لیکن آپ کیسے واپس آ گئے؟ ایاز نے بن کر پوچھا۔ حالانکہ رمنا کے کہنے پر تار اسی نے دیا تھا۔ گاؤں پہنچا تو چچا ارشد کا تار ملا، میں الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ یہ بتاؤ رمنا کو کیا ہوا ہے؟ وقار بہت ہی ہراساں ہو رہا تھا۔ دبی ہوئی محبتیں شدتوں سے اجاگر ہو رہی تھیں، سب بدگمانیاں پریشانی کے ریلے میں بہہ گئی تھیں۔ اس وقت وہ پہلے سے چاہنے والا وقار تھا جو رمنا کو بے حد پیار کرتا تھا، اس کی تکلیف پر تڑپ تڑپ اٹھتا تھا۔ رمنا کو کیا ہوا؟ ایاز سر کھجانے لگا۔ باپ رے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وقار سے کیا بہانہ کرنا ہے۔ وہ وقار بھائی، کل رات جب میں رمنا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے گیا تو میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا، کیونکہ رمنا کو آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ اسے آ کر منا لیں، لیکن یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے نا، آپ بھلا کیوں اس کی خواہش کے سامنے سر جھکاتے؟ ایاز نے طنز کیا تو وقار کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ تو رمنا نے مجھ سے کہا کہ ایاز باہر سے دروازہ بند کر دینا، کیونکہ باوجود ناراضگی کے میرا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود وقار کو منانے چلی جاؤں۔ پھر رات کو وہ بے وقوف لڑکی کھڑکی کی طرف سے نکل کر آپ کے پاس آ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ 20-25 فیٹ نیچے آ گری۔ صبح میں کالج جانے کے لیے باہر نکلا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے رابعہ کے ساتھ مل کر اسے اٹھایا، بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اوپر سے ارشد ماموں اور مومانی آ گئے۔ انہوں نے رمنا کے رونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے یہ جھوٹ بولا اور کہا کہ یہ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہے۔ پھر بھی مومانی اس کی چوٹیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ اسے ہسپتال اٹھا کر لے گئے تو ڈاکٹر نے اسے روک لیا تاکہ اس کا سارا چیک اپ کریں، ایکس رے لیں۔ ڈاکٹر کو شبہ ہے کہیں پسلیوں یا ریڑھ کی ہڈی کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ وقار بھائی، یہ سب آپ کا قصور ہے، آپ ہی ہر وقت اسے ستاتے رلاتے رہتے ہیں، ایاز نے الزام لگایا۔ اوہو ایاز، پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلو نا۔ وقار پریشانی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ وکی بھائی، میں تو امتحان دینے کالج جا رہا ہوں، آپ کو میں وارڈ روم نمبر بتا دیتا ہوں، آپ خود چلے جائیے۔ ہاں وکی بھائی، وہ سعدیہ، مومانی اور سمیرا نہیں آئیں کیا؟ ایاز نے بڑی امید سے پوچھا تو وکی نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ دھت تیرے کی، اچھا بھلے رومانس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، سمیرا کو وہاں چھوڑ کر خود تشریف لے آئے ہیں۔ ایاز بڑبڑاتا ہوا فون کی طرف لپکا۔ ہیلو، ملٹری ہسپتال، پلیز روم نمبر 4 سے رابعہ کو بلوا دیں۔ وہ وقار کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے رابعہ اور رمنا کو آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ جلدی رابعہ لائن پر آ گئی تو ایاز اسے سمجھانے لگا۔ ہیلو رابی، سنیے، وقار واپس آ گیا ہے، وہ مجھ سے بہت سے سوالات پوچھ رہا تھا کہ رمنا کو چوٹ کب لگی، کیسے لگی۔ میں نے بوکھلا کر کہا کہ وہ کھڑکی کھول کر اس سے ملنے آ رہی تھی کہ پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے آپ کی مدد سے اسے اٹھایا اور اندر لائے، لیکن ارشد ماموں وغیرہ سے ہم نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے۔ رابی پلیز، آپ یہ ہسٹری رمنا کو رٹوا دیں، ایسا نہ ہو وہ وقار کو سچ بتا دے کہ وہ کھڑکی سے نہیں بلکہ موٹر سائیکل سے گری ہے۔ اس بار تو وقار میری گردن دبوچ لیں گے، اوکے؟ ایاز نے پٹی پڑھا کر فون بند کر دیا۔ ادھر ہسپتال میں بیرسٹر ارشد اور حامدہ بیگم نے ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کرنل صدیق انہیں سمجھا بجھا رہے تھے، لیکن وہ بری طرح سے بدحواس تھے، بار بار رمنا کو دیکھتے، ٹٹولتے، پیار کرتے۔ کرنل صاحب، میری بچی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ حامدہ بیگم زرد ہو رہی تھیں۔ بھابی گھبرائیے نہیں، ایکس رے رپورٹ آنے دیجیے، ویسے میرا خیال ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی، آپ لوگ اب گھر جائیے، صرف ایک آدمی یہاں رمنا کے پاس رک سکتا ہے، آپ شام کو وزٹر آرز میں آ جائیے گا۔ لیکن کرنل صدیق، ہمیں چین کیسے آئے گا؟ بیرسٹر کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔
मम्मा, डॉक्टर अंकल ठीक कह रहे हैं। आप लोग अब घर जाएं, वरना सब अजीज रिश्तेदार इयादत करने के लिए अस्पताल में धावा बोल देंगे और मुझे आराम नहीं करने देंगे। अब राबिया को मेरे पास छोड़ते जाएं। रमना ने इसरार किया तो मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। तब राबिया ने रमना को वकार की आमद के मुतल्लिक बताया तो वो खुशी से बेकरार हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। राबी, क्या वाकई वकार मुझे देखने आ रहा है? वो बेख्याली में जल्दी से उठी, फिर हाय हाय करती लेट गई। कमर में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। हाँ, वो बस पहुंचने वाला है। बराए मेहरबानी तुम अपना सबक याद रखना, राबिया ने उसे समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस एक बार उसे आ तो लेने दें। आज सब कुछ उगलवा और मनवा लूंगी। वो चादर मुंह तक खींचकर बोली, हाय मेरा दिल धड़क रहा है। रमना, तैयार हो जाओ, मेरा ख्याल है वकार आ गया है, राबिया जल्दी से बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, राबिया ने कहा। रमना दमसादे लेट गई। आदाब राबी। रमना का क्या हाल है? फिक्र और परेशानी से वकार का चेहरा जर्द हो रहा था। आओ वकार, तुम खुद देख लो इसे। राबिया ने पलंग पर लेटी रमना की तरफ इशारा किया। हाय उफ, रमना ने बड़ी दर्दनाक आवाज में नारा लगाया तो वकार परेशान होकर बढ़ा और तेजी से उसका हाथ थाम लिया। रमना, क्या हो गया है तुम्हें? उसकी आवाज हकीकतन भर्रा गई थी और उस पर झुका निगाहों में मोहब्बत के चश्मे जैसे उबल पड़ने को बेकरार थे। वो वाकई बहुत दर्द सी हो रही थी। एक ही रात में बीमारों जैसी शक्ल निकल आई थी। वकार के वसवसे दम तोड़ गए। हाय विक्की, तुम मुझसे रूठ गए थे ना, तो मैं तुम्हें मनाने के लिए मोटरसाइकिल, अरे नहीं सीढ़ियों से, उफ ये भी नहीं। रमना राबिया का रटवाया हुआ सबक भूल गई। खिड़की से, राबिया ने हंसी रोकते हुए लुकमा दिया तो वो होश में आ गई। हाँ, मैं खिड़की से कूद कर आ रही थी कि गिर गई और बेहोश हो गई। हाय उफ विक्की, मुझे बहुत चोट लगी है। लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शायद अब मैं कभी चल फिर नहीं सकूंगी। वो दर्दनाक आवाज में बोली और कुछ ज्यादा ही ड्रामा करने लगी। नहीं रमना, दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। उसने बेकाबू होकर रमना का हाथ होंठों से लगा लिया तो राबिया हंसी छुपाने के लिए वहां से उठकर खिड़की के करीब चली गई। लेकिन वकार, फर्ज करो, हाय अगर मैं कभी ठीक ना हो सकी तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? रमना कमजोर लहजे में बोली। हाँ 100 बार हाँ, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। रमना, तुम पहले भी मेरी थी, अब भी मेरी हो। वो बेहद जज्बाती हो गया। ओए जिंदाबाद। रमना उछलकर खड़ी तो हो गई, लेकिन फिर हाय हाय करती बिस्तर पर ढेर हो गई। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा कुमला गया था। तौबा रमना, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अगर कर्नल अंकल ने तुम्हें इस तरह डांस करते देख लिया तो बिला मुबालगा जूते लगाएंगे। राबिया लपक कर आई। हाय राबी, वकार के मुंह से खुशखबरी सुनकर मैं जब्त ना कर सकी, तभी उछल गई। हाय कमर में बहुत दर्द है। वो कराहने लगी तो वकार डॉक्टर को बुलाने भागा। क्यों मेरी स्वीट राबी जान, कैसी थी मेरी एक्टिंग? विक्की से शादी का इकरार करवा लिया है ना? वो एकदम उठ बैठी। वाह भाई, बड़ा तीर मार लिया है। अब ये बताओ कि वाकई दर्द है या वो भी एक्टिंग थी? राबिया ने पूछा तो रमना ने कहा, मुझे वाकई तकलीफ हो रही है। कल तो चोट का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब जैसे जान निकली जा रही है। वो कमर पकड़कर बोली। क्यों रमना, बेटा क्या बात है? कर्नल सदीक आ गए। पीछे पीछे घबराया हुआ वकार था। डॉक्टर अंकल, इधर पसलियों में बहुत दर्द है। रमना के होंठ खुश्क हुए जा रहे थे। डॉक्टर ने उसे गोलियां खाने के लिए दी। अंकल, ये गोलियां मैं खाऊं? रमना ने हथेली पर धरी नीली पीली गोलियों को परेशान होकर देखा। हमेशा दवाएं देखकर उसकी जान निकलती थी। हाँ खा लो, दर्द में कमी हो जाएगी। कर्नल ने कंधा थपथपाकर हिम्मत बंधाई, लेकिन वो टाल मटोल करने लगी। डॉक्टर अंकल, ये कड़वी तो नहीं है, प्लीज कोई मीठी सी दवा दीजिए ना। वो फरार का रास्ता तलाश कर रही थी। वो कार आगे बढ़ा। लाइए सर, मैं इन्हें खिलाता हूँ। वकार ने रमना को सहारा देकर उठाया और गोलियां होंठों से लगाईं। विक्की, तुम तो मुझे जहर भी खिलाओगे तो बगैर पूछे खा लूंगी। रमना ने वकार की आंखों में झांककर प्यार से सरगोशी की, फिर चुपचाप गोलियां निकल ली। कर्नल उनसे बातें करने लगे। अरे डॉक्टर अंकल, ये मेरी आंखों के सामने धुंसी क्यों छा रही है? रमना ने सर पकड़ लिया तो डॉक्टर ने हंसकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे नींद आवर गोलियां खिलाई हैं, अब वो जरा सोने की कोशिश कर ले। वो उसका सर थपथपाकर चले गए। विक्की, मैं सोना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। वो जबरदस्ती आंखें खोलने लगी जो मुंदी जा रही थी। रमना, बातें फिर कर लेंगे, इस वक्त तुम सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। वकार ने उसका हाथ दबाया, लेकिन वो बेयकीनी में मुब्तला थी। विक्की, तुम वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। उसने बोझल पलकें उठाने की नाकाम कोशिश की, फिर ठंडी सांस लेकर वकार का हाथ रुखसार के नीचे रखकर सो गई और वकार चेहरे पर बेपनाह प्यार समेटे उसके बिखरे बाल संवार रहा था। शाम तक रमना दवाओं के जेर असर सोती तो रही थी, लेकिन जब भी वो करवट बदलती बेसाख्ता रहने लगती। वकार और राबिया उसके पास बैठे तफ्शीश भरी नजरों से तकते रहे। बार बार वकार कर्नल के पास भागता, उन्हें रमना के मुतालिक बताता तो वो हंसकर उसे तसल्ली देकर वापस कमरे में भेज देते। बैरिस्टर साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद अस्पताल फोन करके कर्नल सदीक से बहस करते।
वकार को बुलाकर रमना की तबीयत दरियाफ्त करते। वो और हामदा बेगम बेहद परेशान थे। अकलौती बेटी की तकलीफ उन्हें हौलाए दे रही थी। हामदा बेगम ने तो घर पहुंचते ही सदके और खैरातें शुरू कर दी थीं। राजदा फूफा उन्हें तसल्ली दे रही थीं। शुक्र का मुकाम था कि आज फयाज और राहत बेगम सुबह ही से किसी वाकिफ कार से मिलने के लिए निकले हुए थे। अगर वो इस वक्त घर पर होती तो उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया होता। रोने परेशान होने की अदाकारी हो रही होती, नुमाइशी और दिखावे की मोहब्बत जतला रही होती और हामदा बेगम बेजार हो जाती। बैरिस्टर साहब बार बार घड़ी देखते फिर टहलने लगते। आखिर वो हामदा और राजदा को लेकर अस्पताल रवाना हो गए। वकार बेटे, रमना का क्या हाल है? बैरिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए तो वकार उन सबको देखकर खड़ा हो गया। वो उन्हें कुर्सी पेश करने लगा। रमना अब तो ठीक है चचा जान, डॉक्टर साहब ने उसे नींद की दवा दी है। आप तो जानते हैं ये मंचली तो बैठ नहीं सकती और इस हालत में आराम बेहद जरूरी है। वकार उनकी हिम्मत बंधाने और माहौल के खिंचाव को कम करने के लिए जोर से हंसा। विक्की बेटा, तुम जरा जाकर कर्नल सदीक को बुला लाओ। एक्सरे रिपोर्ट मिल गई होगी, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। हामदा बेगम सोई हुई रमना को चूमने और बुलाएं लेने लगी। या अल्लाह, खैर की खबर सुनाना, मुझे औलाद का दुख ना दिखाना। हामदा बेगम रोने लगी तो सब तसल्लियां देने लगे, समझाने लगे। हैं भाभी, ये आप आंखों की वर्जिश क्यों फरमा रही हैं? भाई मुबारक हो, एक्सरे बिल्कुल ठीक है, हड्डियां सब महफूज हैं, बस ऊपर चोट लगी है और खासी जोरदार लगी है। आप रमना को कम से कम 1 हफ्ते के लिए यहीं रहने दें, मालिश और इलाज करेंगे। कर्नल ने बैरिस्टर को एक्सरे दिया। खुदाया शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है, मेरी तो जान पर बनी हुई थी। हामदा बेगम ने मुतमईन होकर रमना की पेशानी चूम ली। कर्नल, क्या ये नहीं हो सकता कि आप रमना को घर ले जाने की इजाज़त दे दें, फिर रोज़ाना उसे घर आकर देख लिया करें? बैरिस्टर रशद ने पूछा। जी नहीं, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। रमना का अस्पताल में रहना अच्छा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात यही मामूली चोटें ज़िंदगी भर का रोग बन जाती हैं। कर्नल ने उठते हुए कहा। मेरा ख्याल है कर्नल सदीक ठीक कह रहे हैं। अगर हम रमना को घर ले गए तो ना वो खुद आराम करेगी, ना ही रिश्तेदार चैन लेने देंगे। जब हम यहाँ अस्पताल आने के लिए निकले तो राहत भाभी और फयाज वापस घर आ चुके थे। वो भी साथ चलने की जिद कर रहे थे। बमुश्किल मैंने उन्हें टाला है, राजदा बेगम ने बताया तो बैरिस्टर ने हथियार डाल दिए, लेकिन खुद वहाँ डटकर बैठ गए। बेगम, हम रात को यहाँ अपनी बेटी के पास रहेंगे। उन्होंने इजाज़त तलब नज़रों से देखा, लेकिन राबिया ने दखल दिया। मामू जान, आपको ख्वामख्वाह तकलीफ होगी। वकार और मैं जो रात को यहीं रुकेंगे। राबिया ठीक कहती है, आप घर चलिए, वहाँ लोग पूछने अयादत के लिए आ रहे होंगे। वकार, राबिया बेटे, तुम लोग घर पर फ़ोन करके रमना के बारे में बताते रहना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम सुबह आते हुए लेते आएंगे। हामदा बेगम ने कहा। उन्होंने सोई हुई रमना को प्यार किया। बैरिस्टर मुड़ मुड़ कर देखते हुए मजबूरन साथ चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद रमना जाग उठी। गनूदा जहन के साथ हैरान होकर चारों तरफ देखा। ये उसका कमरा तो नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? रफ्ता रफ्ता हिस्सियात बेदार होने लगी तो सब कुछ याद आने लगा। डैडी, मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमना गनूदगी में बड़बड़ाई तो वकार ने जल्दी से कप उठाया। रमना, उठो चांद, पानी पी लो। वो लहजे में तमाम तर मोहब्बत रचाए उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर ऊंचा करके पीछे अपने सीने का सहारा देकर बैठ गया। विक्की, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो मखमूर आंखें बामुश्किल खोलते हुए बोली, फिर पानी पीने के बाद सर पीछे करके उसके कंधे पर रख दिया। रमना को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। विक्की, क्या ऐसा नहीं हो सकता इस तरह उम्र गुजर जाए और मुझे इस तरह मौत आ जाए? वो आहिस्ता से बोली। रमना, अब तुम लेट जाओ, वो प्यार से मामूर लहजे में बोला। दूसरे बेड पर लेटी राबिया ने आंखें बंद करते हुए उनकी तरफ पुश्त कर ली। उसके हसास दिल में रमना के लिए बेतहाशा प्यार उमंड उमंड आया। खुदा तुम्हारी खुशियों को कायम रखे रमना, उसने खलूसे दिल से दुआ दी। मुझे तुम्हारी वजह से नहीं चाहता, बल्कि इसकी अपनी नीयत में खोट है। फिर वो वकार की पेशानी पर बल देखकर बात बदल गई। विक्की, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा इस अस्पताल में रह जाऊं। इस तरह तुम बगैर किसी शिरकत के मेरे रहोगे ना? घर में तो हर वक्त तुम्हारा मुंह फूला रहता है। वो सर हिलाकर बोली। दीवानी हो गई हो क्या? वकार जोर से हंस दिया। अगर तुम्हारा यही प्रोग्राम है तो मैं कल घर वापस चली जाऊंगी, मुझे तो बीच में बोर मत करो, राबिया ने हंसकर कहा। तभी कर्नल सदीक हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आ गए और रमना से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टर अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा के लिए आपके अस्पताल में रह जाऊं? रमना ने जिद्दी लहजे में पूछा। अरे अरे, क्या हमारी बेटी को यह जगह इतनी पसंद आ गई है? हाँ बेटे, आप डॉक्टर बनकर इस अस्पताल में आ सकती हैं, डॉक्टर ने कहा। नहीं अंकल, मेरा मतलब है मैं वैसे ही यहाँ रहना चाहती हूँ, रमना ने कहा। यानी मरीज बनकर? तौबा करो बेटे, वैसे मुझे ये बताओ तुम किस वजह से यहाँ रहना चाहती हो? कहीं मेरे अस्पताल का कोई डॉक्टर तो पसंद नहीं आ गया? कर्नल जोर से हंसे। नहीं अंकल, जिसे पसंद करना था कर चुकी, रमना ने वकार की तरफ इशारा किया। और उनकी वजह से तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ओह आई सी, मुबारक हो भाई, कर्नल ने कहकहा लगाते हुए खज्जल से वकार को देखा। भाई, यहाँ रुकने की वजह अब भी समझ में नहीं आई।
دیکھیے نا انکل، میں جب سے یہاں آئی ہوں یہ میرے ساتھ اتنے فرینڈلی اور سویٹ ہو رہے ہیں۔ گھر میں تو ہر وقت ہماری لڑائی ہوتی رہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اگر ہسپتال میں رہنے سے وقار کا موڈ ٹھیک رہ سکتا ہے تو یوں ہی صحیح، وہ سادگی سے بولی۔ کرنل صدیق اپنے عزیز دوست کی بیٹی کی معصومانہ باتیں سن کر بے ساختہ کہے لگانے لگے۔ انہوں نے رمنا کے کندھے کے گرد بازو ڈال لیے، پھر وقار سے پوچھا، کیوں صاحبزادے، آپ ہماری رمنا سے کیوں لڑتے ہیں؟ وہ شرارت بھری نظروں سے وقار کو دیکھنے لگے۔ جی نہیں تو، یہ تو یوں ہی مذاق کر رہی ہے۔ وقار جھیم کر رہ گیا۔ اچھا رمنا بیٹا، اگر یہ معاملہ ہے نا تو آپ جب کہیں گی ہم اس روز آپ کو چھٹی دیں گے۔ کرنل اس کا کندھا تھپتھپا کر ہنسے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں 1 سال کے بعد ہسپتال سے جاؤں گی تو پھر؟ رمنا نے طویل مدت بتا دی۔ ارے نہیں رمنا، اب اتنی بھی زیادتی مت کرنا، دیکھو تمہارے ڈیڈی ممی ابھی سے کتنے پریشان ہو رہے تھے، کرنل نے پیار سے سمجھایا۔ ہاں، ڈیڈی کے متعلق تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ پرخیال انداز سے بولی۔ اچھا انکل، میں صحت یاب ہوتے ہی گھر چلی جاؤں گی۔ رمنا جھٹ مان گئی تو کرنل اس کا سر تھپتھپا کر ریسٹ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ رمنا، تم عجیب الو ہو، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہو۔ پتہ نہیں کرنل ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ وقار کو ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے اپنا امیج بنانے کی پڑی رہتی تھی۔ دیکھو وکی، تم مجھ سے جھگڑا مت کرو، یاد رہے کہ میں بیمار ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولی۔ اے وکی، مجھے کہیں گھمانے لے چلو نا، پڑے بور ہو گئی ہوں۔ رمنا نے جھٹ فرمائش کر دی۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے ہسپتال میں رہنا چاہتی ہو۔ رابعہ کتاب سے سر اٹھا کر بولی۔ لیکن یہاں رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہر وقت پلنگ پر پڑی رہوں گی، بلکہ وقار کے ساتھ گھومتی پھرتی رہوں گی۔ وقار، کہیں لے چلو نا، وہ ضد کرنے لگی۔ کمال ہے صاحب، لوگ یہاں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ ایاز بہت سے گلاب اٹھائے آ گیا۔ ارے تم ایاز، ڈیڈی تو کہہ رہے تھے کہ آج تمہارا امتحان ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی اور پھول لے لیے۔ امتحان دے کر سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ یہ بتاؤ تم کہاں جا رہی تھیں؟ ایاز اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں وکی سے کہہ رہی تھی مجھے کہیں گھمانے لے چلو، بور ہو گئی ہوں لیٹے لیٹے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو وقار نے کہا، ڈاکٹر سے اجازت کیسے لوگی؟ لو بھلا، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ رابعہ میری جگہ لیٹ جائیں گی اور میں ان کی شال اوڑھ کر باہر چلی جاؤں گی، سب سمجھیں گے رابی گھر جا رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور انہیں ترکیبیں بتانے لگی۔ آرام سے لیٹی رہو، 1 سیکنڈ میں پروگرام بھی مرتب کر لیا ہے۔ وکی نے آنکھیں دکھائیں، لیکن رمنا منت سماجت کرنے لگی۔ لے جائیے وقار بھائی، آپ کو تو پتا ہے ایک بار اس کی الٹی کھوپڑی میں کوئی چیز سوار ہو جائے تو اترتی نہیں۔ ایاز نے سفارش کی۔ لیکن کیسے لے جاؤں، میں تو کار لایا ہی نہیں، وقار نے کہا تو رمنا جھٹ بولی۔ ہم جاجی کو موٹر سائیکل پر چلے جائیں گے۔ کیوں جاجی؟ وہ لاڈ سے بولی تو اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ ہائے ہائے، مطلب ہی کہیں کی، ضرورت کے وقت تو تمہارا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ کہاں تو ابے ایاز کے بچے اور اب جاجی۔ لے جاؤ بابا لے جاؤ، وہ ہنسا، لیکن جلدی آ جانا اور اس بار موٹر سائیکل پر ذرا احتیاط سے بیٹھنا، وہ معنی خیز انداز سے بولا تو رمنا بھی اس کا اشارہ سمجھ کر ہنس دی۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اتری، پھر سی کر کے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ڈانٹتا، وہ خود جلدی سے بولی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بے خیالی میں چھلانگ لگائی تھی۔ ہاں، اب تو سیر کرنے کے شوق میں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وقار نے سر ہلایا۔ رابی، آپ میرے بستر پر آ جائیں نا۔ ایاز، تم بھی کچھ آرام کر لو۔ رمنا نے جلدی سے انہیں ان کی جگہ بتائی۔ جاؤ بی بی جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، خوب سوں گی۔ رابعہ کمبل لپیٹ کر اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ ایاز ہنسا ہوا رابعہ کے بستر پر لیٹ گیا اور رمنا اچھی طرح چادر میں لپٹ کر وقار کے ساتھ چل دی۔ گیلری کی چکنی چمیلی ٹائلوں پر قدم جما کر رکھتی ہوئی وہ سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ کرنل صدیق کی گونجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ سہم گئی۔ رابعہ بیٹی، گھر جا رہی ہیں آپ؟ کرنل نے پوچھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ باپ رے باپ، مارے گئے۔ رمنا نے سٹ پٹا کر وقار کا بازو تھام لیا اور جلدی سے چادر میں چہرہ چھپا دیا۔